जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन के प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपको ये सब चैप्टर जो है ये आपको 10 क्लास का सारा चैप्टर है। ओके, ये सब चीज आज हम देखने वाले हैं। जो ही बच्चा 10 क्लास में पढ़ते हैं, जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो को देख के जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बाद फ्रांस की क्रांति लेंगे, उसके बाद नेपोलियन लेंगे और नेपोलियन का प्रशासन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके देन, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से समझते हैं। पहला टॉपिक लेने वाले हैं हम लोग यूरोप का राष्ट्रवाद। पहला टॉपिक क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये मेरा पहला टॉपिक है। उदय, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब एक कहानी के पर्पस से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप उसे समझिएगा। ओके देन, देखिए, आप समझते हैं। देखिए, पहले इसे समझना होगा आपको। यूरोप में राष्ट्रवाद से पहले आपको राष्ट्रवाद के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो समझते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश से प्रेम। ठीक है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ हो गया? देश से प्रेम। ठीक है, और राष्ट्रवाद को जागरूक करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? राष्ट्रवाद का भावना प्रकट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, और लोगों को अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है और आप चाहते हैं कि दूसरे के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना आए, तो हम क्या करेंगे? उसे समझाएंगे कि राष्ट्रवाद मतलब देश से प्रेम करना चाहिए लोगों को, ना कि कोई राजा से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा राष्ट्रवाद, मतलब कि सीधी भाषा में बोलेंगे देश प्रेम। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे भारत में अब क्या है? हमारे भारत में राष्ट्रवाद है, देश के प्रति मर मिटने की चाहत होनी चाहिए। ठीक है, भावना होना चाहिए, ये सब राष्ट्रवाद हो गया। तो समझिएगा कि ये राष्ट्रवाद जो आया है हमारे भारत तक, जो पहुंचा है, ये राष्ट्रवाद की भावना पहले किस देश में था? मतलब पहले किस देश से आया है? क्या उस देश में राष्ट्रवाद की भावना था? पहले नहीं था। तो अब समझते हैं ध्यान से। यूरोप में राष्ट्रवाद, अब समझिएगा ध्यान से। यूरोप का एक देश था, यूरोप के अंदर एक देश आता था जिसका नाम था फ्रांस। क्या था? फ्रांस। एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, यूरोप के अंदर एक देश आता था जिसका नाम था फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का एक शासक था। उस शासक का क्या नाम था? लुई 16। ठीक है, ये शासक का क्या नाम था? लुई 16। अब इसे ध्यान से समझते हैं। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासक था जिसका नाम था लुई 16। ये क्या करता था? यूरोप के जनता को बहुत ज्यादा सताता था, निरंकुश शासक था और जनता के लिए कठोर कानून बनाता था। कौन? तो लुई 16। तो जनता लोग ना इससे काफी प्रभावित हुए, काफी मतलब डरते थे इससे, और लोगों के मन में ये हमेशा विचार प्रकट होता था कि हम किस देश में रह रहे हैं, यहाँ तो राजा का शासन चल रहा है, राजा जो बोलता है वही हम मानना पड़ता है मुझे। ठीक है, लेकिन यहाँ का राजा जो था वो सही कानून नहीं बनाता था। किसके लिए? तो प्रजा के लिए, जनता के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर ना जनता के अंदर ना एक राष्ट्रवाद की भावना जो है प्रकट हो गया। कहते हैं ना, शिक्षित लोग जब आ जाते हैं तो उसके अंदर ना कुछ मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से जो है यूरोप के अंदर जो है लोगों के अंदर एक मैच्योरिटी आ गई, और वो बोलने लगा, वो उसका मन में एक विचार प्रकट हुआ कि हम लोग को ना राष्ट्रवाद को मतलब कि देश से प्रेम करना चाहिए, ना कि राजा से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, वो सब लोग बोला कि मुझे देश से प्रेम करना चाहिए, ना कि राजा से प्रेम करना चाहिए। और ये चिंगारी जो है काफी दिन से ये फैल रही थी। ठीक है, ये चिंगारी काफी दिन से फैल रही थी। कहां पे? तो यूरोप के अंदर, फ्रांस में। ठीक है, और फ्रांस का शासक कौन था? मतलब राजा, तो लुई 16 था।
ठीक है। तो वहां राजा के मन में ऐसा सवाल आया और उसके बाद जो है ये क्रांति का रूप ले लिया। क्या किया? ये क्रांति का रूप ले लिया। और इस क्रांति का रूप का क्या नाम था? तो ये क्रांति का रूप का नाम था फ्रांस की क्रांति। क्या था? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1789 में। 1789 में, ठीक है। और 1789 में जो ये क्रांति हुआ तो वहां के लोगों ने ये क्रांति को बहुत जोर शोर से मतलब किया और राजा तक जाके राजा को लास्ट में क्या हुआ? राजा को फांसी दे दिया और राजा का शासन हटा के वहां कौन सा शासन आ गया? फिर प्रजातंत्र आ गया। ठीक है, पहले राजतंत्र था और फिर प्रजातंत्र आ गया। किस क्रांति के बाद? तो फ्रांस की क्रांति के बाद। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। ठीक है, आप समझिएगा। तो फ्रांस की क्रांति के बाद राजा का शासन समाप्त हो गया और कौन सा शासन आ गया? प्रजातंत्र का। प्रजातंत्र का शासन आ गया। ठीक है, प्रजातंत्र का शासन आ गया। और प्रजातंत्र जब शासन आ जाएगा तो ये तो अपने हिसाब से कानून बनाएगा। प्रजातंत्र का जब शासन आएगा तो ये अपने हिसाब से कानून बनाएगा। तो ये अपने हिसाब से कानून बनाया और क्या किया? राजा के झंडा को, पहले तो राजा के जो झंडा था उसको हटा दिया और जब प्रजातंत्र जब आ गया तो ये अपना झंडा लगाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ? ये अपना झंडा फहरा दिया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या हुआ? संविधान भी अपना बनाया। क्या किया? संविधान भी अपना बनाया। कब बनाया? तो 1792 में ये अपना संविधान बना लिया। ठीक है, और संविधान बना लेने के बाद क्या हुआ? लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को प्रकट करने के लिए जो भी 1789 में फ्रांस की क्रांति के सैनिक थे वो जगह जगह जाके लोगों को ये बताया करता था कि आप लोग जो राजा से प्रेम करते हैं, राजा तो आते जाते रहेगा, देश तो हमेशा रहेगा ना, तो आप देश से प्रेम करिए ना कि राजा से प्रेम करिए। ठीक है, तो वहां के लोग भी जो है ये बात को समझे और धीरे धीरे जो है राजतंत्र हट के प्रजातंत्र में ये सब चीज बदल गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं। प्रजातंत्र के द्वारा जो है संविधान लागू हो गया, मतलब संविधान जो है बनाया गया 1792 ईस्वी को। और 1792 ईस्वी के बाद जो है एक जैकोबियन क्लब का स्थापना किया गया। जैकोबियन क्लब का स्थापना किया गया और जैकोबियन क्लब का जो मेंबर बनाया गया था लगभग 1793 ईस्वी में किसे बनाया गया था? तो ये मैक्समिलियन रोबेस्पियर को जैकोबियन क्लब का इसे संस्थापक बना दिया गया। ठीक है, और जैकोबियन क्लब में जो था ज्यादातर जो है लोग गरीब रहा करते थे। ठीक है, ज्यादातर लोग गरीब ही रहते थे और इसके संस्थापक के रूप में मैक्समिलियन को बना दिया गया। लेकिन प्रजातंत्र आ जाने के बाद जो है जैकोबियन क्लब का स्थापना हो गया, प्रजातंत्र भी आ गया, राजा का झंडा भी हट गया। लेकिन इससे कुछ लोग को ना ज्यादा कुछ लाभ हुआ नहीं। ठीक है, प्रजातंत्र तो जरूर आया था लेकिन लोग को सही ढंग से मतलब इंसाफ नहीं मिल पाता था, गरीब को ज्यादा सताया जा रहा था अभी भी, और गरीब का बात मानते भी नहीं थे। ठीक है, और ये सब होते रहा था, हो ही रहा था। उसके बाद जो है एंट्री होता है किसका? नेपोलियन का। एंट्री किसका होता है? नेपोलियन का। एंट्री नेपोलियन का हो जाता है। तो नेपोलियन ने बोला कि प्रजातंत्र तो आ गया लेकिन अभी भी लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी भी जो है गरीब को सताया जा रहा है, अमीर को ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, ये सब चीज वहां हो रहा था। ठीक है, तो जनता लोग ये डिसाइड किया कि चलो नेपोलियन को हम शासक बना के देखते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेपोलियन जो है 1804 में शासक बन जाता है। कौन? नेपोलियन। अब आगे देखते हैं। जब नेपोलियन 1804 ईस्वी में शासक बन जाता है और उसके बाद जो है उसके बाद क्या होता है? प्रजातंत्र हट के जब नेपोलियन जब शासक बनेगा, ये राजा की गद्दी बैठेगा, तो प्रजातंत्र हट के फिर क्या आ जाता है? राजतंत्र आ जाता है। तो लुई सोलमा के समय भी राजतंत्र था, फिर प्रजातंत्र आया, फिर नेपोलियन जब आया तो फिर राजतंत्र आ गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है नेपोलियन भी अपना संविधान लागू किया। अपना क्या किया? संविधान लागू किया। और ये संविधान
को देखते हुए नेपोलियन अपना शासन स्टार्ट कर दिया और नेपोलियन जो है अपने हिसाब से कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, नेपोलियन जो है अपने हिसाब से कानून बनाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जो है नेपोलियन प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारा क्या किया, सुधार भी किया। प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किया, तो शिक्षा व्यवस्था भी सही किया, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था सही कराया और सामंती व्यवस्था को खत्म कराया। ये सब कौन किया, तो नेपोलियन खत्म किया। और नेपोलियन जब शासक बना तो ये बोला कि जो भी पुराना कानून है ना उसको अपडेट करके, मतलब उसको बदल के अपने हिसाब से कानून बनाएंगे हम, और जनता लोग का जो भी फैसला होगा या फिर जनता लोग के जो भी हित में जो फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और जनता के लिए काफी अच्छा शासक बना भी था। कौन, तो नेपोलियन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारा सुधार करता है, जिसमें एक व्यवस्था आता है सामंती व्यवस्था। क्या आता है, सामंती व्यवस्था। आप समझिएगा सामंती व्यवस्था होता क्या था। सामंती व्यवस्था क्या होता था, ये राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था, ठीक है। राजा द्वारा जो है एक जमींदार को नियुक्त किया जाता था, जमीन की देखरेख के लिए, अनाज के लिए, जो भी फसल उगाते थे उसके अकॉर्डिंग एक जमींदार राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। और यहां किसान से फसल लेके पहले कहाँ जाता था, जमींदार के पास जाता था, और जमींदार के थ्रू ही राजा के पास ये फसल जाता था। इसी व्यवस्था को बोला गया था सामंती व्यवस्था, जो कि नेपोलियन जो है इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और नेपोलियन बोला कि अब जो भी होगा, किसान का जो भी टैक्स होता है वो जो है डायरेक्ट मेरे नियंत्रण में होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया नेपोलियन का प्रशासन, ठीक है। क्या हो गया, नेपोलियन का प्रशासन। तो यहां तक हम लोग देख चुके, अब हम लोग देखने वाले हैं आगे। तो नेपोलियन के प्रशासन तक हम लोग यहां देख लिए, अब हम लोग देखने वाले हैं आगे वाला वीडियो में। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी अगर लग रहा है डाउट आपको, तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है।